हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, अगर कोई सीएलडी का पेशेंट फॉलोअप आपके ओपीडी में या आपके आईपीडी में, आपके हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में या डे केयर में कहीं भी अगर कोई पेशेंट नॉन के सीएलडी आता है फॉलोअप में, तो आपको उसे क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा ट्रीटमेंट का, आज आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर हम बात करें किस तरह से इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, हम कोई फॉलोअप का पेशेंट अगर ओपीडी में आता है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो उसकी होती है वो होती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेरेपी। सेकंड हम उसमें देखेंगे डायरेटिक ऑफ चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड उसमें हमारा रहेगा थर्ड पॉइंट स्पाइनल इलेक्ट्रॉन जो टेबलेट होती है किस तरह देनी है, कब नहीं देनी है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट जो फोर्थ स्टेप होती है इसमें वो होती है रोल ऑफ प्रोपेनोलोल। जो सिप्ला रेल टेबलेट चलती है, जो प्रोपेनोलोल हम देते हैं उसे किस तरह देना है, कितना देना है, किस डोज में देना है और क्या इसका यूज़ है और कब इसे दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिफ्थ स्टेप जो इसमें होती है हमारी वो होता है रिफॉक्सामिन और लेक्टोलोज का। रिफॉक्सामिन और लेक्टोलोज कब देना है, कब नहीं देना है और हम इसे क्यों देते हैं सीएलडी वाले पेशेंट में, इसके बारे में आप लोग आज बताऊंगा। सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होता है इसमें स्टेप होती है इसकी, जिसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, होता है रोल ऑफ एल्बुमिन एंड विटामिन के और एल्बुमिन को हम क्यों लगाते हैं, क्या इन दोनों चीज़ों का इसमें रोल है सीएलडी वाले पेशेंट में। आप लोगों का भी जो 6 पॉइंट बताए, अगर कोई पेशेंट सीएलडी का फॉलोअप में आता है तो आपको इस तरह से उन्हें देखना है। अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट पेशेंट को आपको देखना है और ट्रीट करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेरेपी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जो थेरेपी होती है उसमें आपको पेशेंट को देखना है ऑप्टिमम प्रोटीन इंटेक पेशेंट का कितना है, पेशेंट 24 आवर में कितना प्रोटीन ले आ रहा है। जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोटीन थेरेपी होती है उसके अंदर पेशेंट को आपको पूछना है कि वो प्रोटीन इंटेक कितना है, पेशेंट अंडे खा रहा है या नहीं खा रहा है। अंडे अगर खा रहा है तो अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा खा रहा है या फिर येलो वाला हिस्सा खा रहा है। आपको हमेशा पेशेंट को एडवाइस करना है अंडे का वाइट वाला पोर्शन खाए, क्योंकि वही एल्बुमिन होता है, उसी से पेशेंट को एल्बुमिन मिलेगा, ना कि येलो वाले पोर्शन से। तो पेशेंट को पूछना आप हाई प्रोटीन डाइट में क्या क्या ले रहे हैं, राजमा पेशेंट ले रहा दाल ले रहा कि नहीं ले रहा है, या फिर पेशेंट ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइट पे। आपको पेशेंट को एश्योर करना है, पेशेंट को समझाना है हाई प्रोटीन डाइट के बारे में। क्योंकि सीएलडी वाले पेशेंट में होता क्या है, लीवर डैमेज होने के कारण एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से एल्बुमिन जो ज़रूरी होता है इंट्रा वस्कुलर वॉल्यूम को बनाए रखने के लिए, इसकी कमी के कारण हमारे पेट में, चेहरे पे, पैरों में पानी भरने लगता है, जिससे कि पेशेंट के एब्डोमिनल में कैविटी में पानी भरा हुआ है, जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं। अगर पेशेंट का एल्बुमिन कम होगा तो पेरियल एडिमा हो जाएगी, पेशेंट के चेहरे पे सूजन आ जाती है, आंखों पे सूजन आती है, इस तरह से पेशेंट को हमें स्वेलिंग दिखने मिलती है। तो आपको हमेशा कोई भी सीएलडी वाला पेशेंट आए तो उसे प्रोटीन इंटेक के बारे में पूछना है, प्रोटीन इंटेक के बारे में बताना है, उसको पूरा हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट ले, पनीर ले, दाल ले, सोया बड़ी ले, पेशेंट एग ले, एग का वाइट पोर्शन ले, सोया बड़ी ले, राजमा ले, सारी चीज़ें हाई प्रोटीन डाइट ले। जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसको आपको बोलना है प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से लेना है। अगर कोई पेशेंट 60 किलो का है या 50 किलो का है, 50 किलो का पेशेंट को आपको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको प्रोटीन लेने को बोलना है। 60 किलो का है तो 60 ग्राम पर डे के हिसाब से वो प्रोटीन ले। उसके बाद आपको अगर कोई पेशेंट ये 3 चीज़ें नहीं कर रहा है, अगर पेशेंट हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहा है, पेशेंट को लो सोल्ट डाइट, अगर कोई पेशेंट सीएलडी वाला आपकी ओपीडी में आता है तो आपको 3 चीज़ें उसे बताना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो सोल्ट डाइट लेना है, उसके बाद जो सोल्ट है लेस देन 2 ग्राम लेना है। अगर मोर देन 2 ग्राम लेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, तो अभी आप लोग बताऊंगा मैं क्या होगी। उसके बाद वाटर रिटेंशन करना है, ये 3 चीज़ें उसको बताना है। हाई प्रोटीन डाइट मैंने आप लोग को बता दिया क्या क्या करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है इसमें लो सोल्ट डाइट। लो सोल्ट डाइट मतलब जो पेशेंट का 24 आवर में लेस देन 2 ग्राम उसे पर डे के हिसाब से सोल्ट लेना है। अगर वो मोर देन 2 ग्राम सोल्ट लेगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी तो पेशेंट बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा जाएगा, फ्लूइड ज़्यादा जाएगा तो पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड बनेगा, पेशेंट को एसाइटिस होगा, पेरियल एडिमा होगी। तो आपको पेशेंट को समझाना है और उसको पेशेंट को ये भी बताना है वाटर रिस्ट्रिक्शन, पानी कम लेना है, लो वाटर इंटेक लेना है। अगर पेशेंट पानी ज़्यादा पिएगा तो बॉडी में पानी बढ़ेगा और पेशेंट को फिर एसाइटिस होगा और ये पेरियल एडिमा डेवलप होगा। तो आपको 3 चीज़ें बताना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो सोल्ट डाइट लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, नमक कम लेना है और पानी भी कम लेना है। 3 चीज़ें पेशेंट को आपको उसे एक्सप्लेन करके रखना है ओपीडी में कोई भी पेशेंट आपके फॉलोअप में आता है तो। होल्ड। अगर पेशेंट सोल्ट ज़्यादा लेगा तो उसकी वजह से पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी तो पेशेंट को एसाइटिस डेवलप होगा। पेशेंट को एसाइटिस डेवलप होता है इसलिए क्योंकि पेशेंट का रास सिस्टम, जो बॉडी का रास सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से जो फ्लूइड है थर्ड स्पेस में जाने लगता है, उसकी वजह से पेशेंट को पेरियल एडिमा और एसाइटिस होने लगता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को बताया इसका फर्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेरेपी में, जो हमें इस तरह से देखना होती है। दोस्तों अगर बात करें इसका सेकंड स्टेप की, जो मैंने आप लोग को बताया था डायरेटिक ऑफ चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन। डायरेटिक एंड चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके अंदर हमारी 2 मेडिसिन आती है। एक होता है लेसिक्स, दूसरा होता है हमारा स्पाइनोलेक्टोन। जो लेसिक्स आप लोग ने नॉर्मली पेशेंट को देखा होगा, जो भी कोई सीएलडी वाला पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल में, कभी भी कोई इमरजेंसी में आपने देखा होगा या किसी भी सीएलडी वाले पेशेंट की आपने फाइल देखी होगी तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट को फ्रुसामाइड टेबलेट लिखी हुई होती है। तो दोस्तों फ्रुसामाइड टेबलेट आपको हर मरीज सीएलडी में नहीं देना है। इसके कुछ इंडिकेशन होते हैं, कुछ इंडिकेशन
होते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर मॉडरेट एसाइटिस हो, अगर कोई पेशेंट सीएलडी का है, पेट में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पेट उसका टंकी बना हुआ है, पूरा फुला हुआ है, जैसे कि पेशेंट को बहुत मॉडरेट एसाइटिस है, तो मॉडरेट एसाइटिस में ही आपको पेशेंट को लेसिक्स टेबलेट देना है, फ्रुसेमाइड टेबलेट एडवाइस करना है। अननेसेसरी आपको लेसिक्स टेबलेट सीएलडी वाले पेशेंट को नहीं देना है। सेकंड जो इसका इंडिकेशन है लेसिक्स फ्रुसेमाइड टेबलेट का, वो है पेडल एडीमा। अगर पेशेंट को सीएलडी वाले पेशेंट को एसाइटिस के साथ साथ सीवियर पेडल एडीमा है, पैर बहुत भारी भारी है, पैर बहुत मोटे हो गए, अगर पेशेंट का जब पिट कर रहे हैं, पेशेंट को प्रेस कर रहे हैं 30 सेकंड तक, तो पेशेंट को पेडल एडीमा है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को फ्रुसेमाइड टेबलेट एडवाइस करना है। अननेसेसरी पेशेंट को आपको फ्रुसेमाइड टेबलेट एडवाइस नहीं करना है। अगर कोई पेशेंट है जो कि आप पेशेंट को ऑलरेडी स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट दे रहे हैं, स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट देने के बाद पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पेडल एडीमा कम नहीं हो रहा है, एसाइटिस कम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को लेसिक्स टेबलेट एडवाइस करना है। अन्यथा आपको पेशेंट को लेसिक्स या फ्रुसेमाइड टेबलेट नहीं देना है। अगर बात करें हम टेबलेट स्पाइनोलेक्टोन की, जो पेशेंट को हम स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट देते हैं, तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखें, जो सीएलडी वाले पेशेंट होते हैं उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है एसाइटिस और पेडल एडीमा के लिए, वो होती है हमारी स्पाइनोलेक्टोन। स्पाइनोलेक्टोन इसलिए होती है क्योंकि सीएलडी वाले जो पेशेंट की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, उसमें पैथोफिजियोलॉजी जो होती है उसके अंदर रास सिस्टम का एक्टिवेट हो जाता है। रास सिस्टम के एक्टिवेशन होने के कारण क्या होता है, जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है वो थर्ड स्पेस में जाने लगता है। थर्ड स्पेस में जाने की वजह से पेशेंट को एसाइटिस डेवलप हो जाता है, पेडल एडीमा डेवलप हो जाती है। तो आप लोग हमेशा याद रखना है, कोई भी सीएलडी वाला पेशेंट आपकी ओपीडी में आए तो उसको आपको फ्रुसेमाइड टेबलेट नहीं देना है, लेसिक्स टेबलेट नहीं देना है, उसे आपको स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट देना है। स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीएलडी वाले पेशेंट की, क्योंकि इसमें रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड थर्ड स्पेस में भरने लगता है। तो आप जब पेशेंट को स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट देंगे, ये क्या करती है, रास सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देती है और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है उसका एंटागोनिस्ट है। तो आपको हमेशा याद रखना है सीएलडी वाले पेशेंट में स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट देना है। अगर हम बात करें स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट के डोज की, तो दोस्तों 50 mg की टेबलेट आती है। 50 mg की टेबलेट को हम मैक्सिमम डोज तक इसे 400 mg तक दे सकते हैं। अगर और जब आप पेशेंट को स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट दें तो आपको उसमें 2-3 चीज़ें याद रखना है, 2-3 चीज़ें देखना होती है। एक तो इसमें सोडियम पोटेशियम की आपको मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि जो स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट है ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, तो आपको इसमें पोटेशियम को मॉनिटरिंग करते रहना है। पेशेंट का एवरी विजिट पे आपको सीरम सोडियम पोटेशियम करवाते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, इसमें आपका पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ देखना है और पेशेंट का वेट चेक करते रहना है, क्योंकि आप जब भी पेशेंट को डायरेटिक थेरेपी पर रखेंगे, स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट देंगे, तो उसमें पेशेंट का जो 24 आवर में पेशेंट का 500 ग्राम वेट कम होना चाहिए और 2.5 से 5.5 सेंटीमीटर पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ कम होना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो थेरेपी है काम कर रही है पेशेंट के ऊपर। अन्यथा आपको पेशेंट का डोज बढ़ाना पड़ेगा स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट का। होल्ड दोस्तों ये तो बताया मैंने आप लोगों को इसके सेकंड स्टेप के बारे में, डायरेटिक ऑफ चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि कोई भी सीएलडी वाला पेशेंट हो तो उसमें आपको डायरेक्ट फ्रुसेमाइड लेसिक्स टेबलेट एडवाइस नहीं करना है। उसके कुछ इंडिकेशन है। इंडिकेशन जैसे कि अगर पेशेंट को मॉडरेट एसाइटिस हो, पेडल एडीमा हो, अगर स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट की थेरेपी काम नहीं कर रही हो, अगर 3 आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, तभी आपको फ्रुसेमाइड टेबलेट देना है। अदरवाइज आपको फ्रुसेमाइड टेबलेट एडवाइस नहीं करना है। सीएलडी वाले पेशेंट की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो हम इसमें मेडिसिन देते हैं, टेबलेट देते हैं, वो स्पाइनोलेक्टोन है, जिसका डोज होता है 50 mg से हम 400 mg तक इसे दे सकते हैं। और जब भी आप स्पाइनोलेक्टोन टेबलेट दें तो पेशेंट का जो वेट है 500 ग्राम कम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और नेक्स्ट जो इसमें पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ है वो 24 घंटे के अंदर 2.5 से 0.5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। दोस्तों ये तो होगा इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो होता है रोल ऑफ प्रोप्रानोलोल। आप लोगों ने हमेशा